दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के अंतर्गत आज लग्न कुंडली तो मैंने सुबह के कार्यक्रम में बना रखा है, ये शाम के कार्यक्रम में नवांश और ये दशमांश कुंडली। महत्वपूर्ण सभी वर्ग चार्ट उतने ही होते हैं और लग्न कुंडली को देखने के बाद आपको उस सवाल से संबंधित जो चार्ट बनाए गए हैं उसका अवश्य ही अवलोकन कर लेना चाहिए। कोई भी वर्ग चार्ट अपनी महत्ता कभी भी खोती नहीं है और हमेशा उसका महत्वपूर्ण होना बना रहता है। मैंने इस कुंडली का एक अलग चैप्टर बनाया था, आज ही के सुबह के कार्यक्रम में आप जाकर के देख सकते हैं। ये नवांश कुंडली, आपको नवांश कुंडली कैसे देखनी चाहिए इसको मैं थोड़ी सी बात दो शब्दों में बता दूं। नवांश कुंडली का लग्नेश लग्न कुंडली का दशम भाव का अधिपति है और यहाँ वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, हंस योग लगा रहे हैं और ये लक्ष्मी संपन्न योग भी लगा रहे हैं। यहाँ वो ग्रह दशम भाव का अधिपति था, यहाँ पे यहाँ लग्न का अधिपति बना और व्यवस्थित होकर के अपने परम मित्र के साथ उच्च के होकर के यहाँ लग्नेश उच्च के नवांश में गया, अष्टम भाव में गया। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति तह तक जा करके चीज़ों को समझने में आगे रहेगा, डॉक्टरी, सर्जन और आदि आदि क्षेत्र विशेषज्ञता उसमें हासिल कर लेगा। पर निश्चित रूप से गुरु और सूर्य के यहाँ अष्टम भाव में जाने से थोड़ी बहुत विकृति भी आएगी। उसके मनवांछित फलों को प्राप्त करने में उसको कई बार दिक्कत भी मिलेगी या कई बार वो खुद पे ही संदेह कर बैठेगा। क्लियर है? ये लग्नेश थे। इस लग्न के ऊपर से देखिए और लग्नेश के ऊपर से चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभ ग्रह नवांश कुंडली में इनके रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा परिपक्व और बहुत ज़्यादा कोमल बनाएंगे। स्पष्ट शुभ ग्रह की राशि नहीं है, इस वजह से व्यक्ति अपना कारोबार भी कर सकता है। ये नवमांश कुंडली में भी बात पुष्टि हो गई। यहाँ पे धन भाव के अधिपति मंगल धन भाव को देख रहे थे, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं होगी। इसका दूसरा प्रधान कारण होगा कि गुरु धन भाव को देख रहे हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5 घर आगे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 धन भाव पे इस भाव का अधिपति मंगल देख रहा था और धन के कारक गुरु की दृष्टि थी। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पैतृक धन, खुद के द्वारा उपार्जित धन और व्यक्ति की वाणी बड़ी ही कोमल, सुहृद और स्पष्ट होने के साथ साथ धन क्षेत्र, कुटुंब का क्षेत्र, पैतृक धन, संबंध और उसके चेहरे का भाव और भंगिमा कभी खराब नहीं होती। दूसरे केंद्र के अधिपति यानी कि चतुर्थ और सप्तम के अधिपति बुध इस कुंडली के लिए मारक भी होते हैं और कभी कभी ये मारक प्रभावों से युक्त हो जाएंगे। अगर ये किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हों या मारक ग्रह की दृष्टि पाते हों तो निसंदेह वो और भी कमजोरी का परिणाम देने लगेंगे। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के शत्रु की राशि में बैठे हैं और शत्रुवत व्यवहार भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति तात्कालिक मित्रता में नहीं है और पंचधा मैत्री में भी वो मित्रता का व्यवहार नहीं रख रहा है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है, केतु की दृष्टि है और किसी शुभ ग्रहों का उसके साथ कोई संयोग नहीं। शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध जो चतुर्थ और सप्तम के अधिपति थे, यहाँ शत्रु की राशि में बैठे थे, यहाँ वो बुध अपने मित्र के नवांश में जा रहे हैं और होते हैं कौन? सप्तम और दशम के अधिपति। यानी कि यहाँ भी 2 केंद्र के अधिपति, यहाँ भी 2 केंद्रों के अधिपति। 2 केंद्र के अधिपति हुए धन भाव में बैठे व्यक्ति खुद का रोजगार करे, नौकरी ना करे। और यहाँ पे भी शुक्र नीच के हुए हैं तो कभी कभी उनके रोजगार में थोड़े बहुत विदीर्ण होने का प्रभाव भी दिखेगा। कभी कभी उसमें कमजोरी भी सामान्यतया आ सकती है, क्योंकि गुरु और सूर्य यहाँ बैठे हैं। उच्च के होकर के नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा कमजोरी हो जाती, पर ये उच्च के होकर के बैठे हैं, इस वजह से कमजोरी नहीं होगी। क्लियर है? पेट का ख्याल रखिएगा, हड्डियों का ख्याल रखिएगा। कफ वात पित्त में से कफ गड़बड़ हो सकता है और पित्त भी परेशान कर सकता है। ये इतनी सारी बातें। आपका दाम्पत्य और
कभी टूटेगा नहीं। मैंने नवांश कुंडली के लिए एक सूत्र बताया था, याद रखिएगा। नवांश कुंडली का सूत्र अलग होता है, लग्न कुंडली का सूत्र अलग होता है। नवांश कुंडली के सूत्र लग्न कुंडली पे फलीभूत नहीं होते, नवांश कुंडली के सूत्र लग्न कुंडली पे फलीभूत नहीं होते। लग्न कुंडली के सिद्धांत नवांश पे अवश्य फॉलो हो सकते हैं। फॉलो तो दोनों ही जगह पे वो काम हो सकता है, पर वस्तुतः आपको उसका अध्ययन आवश्यक होता है कि कौन सा सूत्र कहाँ लागू होगा और कौन सा सूत्र कहाँ लागू नहीं होगा। ये विशेषतया प्रत्येक कुंडली के लिए अलग अलग सिद्धांत बन जाते हैं। तृतीय भाव के बारे में, नवांश कुंडली के बारे में मैंने चर्चा करी थी कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति अगर कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह बनते हों और वहाँ पे उस भाव का अधिपति वहीं बैठ जाता है तो दाम्पत्य टूटने में विलंब होता है, और अगर उस विवाह को बचाने का प्रयास किया जाए तो आसानी से वो विवाह बच जाएगा। ये द्वितीय भाव में शुभ ग्रह और सम संख्या की राशि का बनना और तृतीय भाव में विषम संख्या की राशि का बनना और विषम ग्रह का बैठना, ये दोनों ही स्थितियां जन्म कुंडली के लिए संबंधों को निभाने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगी। मैंने लग्न खत्म कर दिया और केंद्र भी खत्म कर दिया। धन भाव के अधिपति मंगल उच्च के ग्रह के साथ बैठे थे, शनि उच्च के हैं। याद रखिएगा सूत्र है, कोई भी ग्रह अगर अपने उच्च की राशि में या किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा है जैसे कि मंगल, तो ये अपना बल भी वृद्धि करेंगे और व्यक्ति के आयु में और लड़ने की क्षमता में, एक्सीडेंट हो तो भी कुछ नुकसान ना हो। 50 लोग बस में जाएंगे, अगर व्यक्ति के बस का एक्सीडेंट होता है तो इनको कुछ भी नहीं होगा, बाकी के लोग भले ही कुछ हो जाएं दैव कृपा से, पर ऐसा यहाँ पे योग दिखेगा क्योंकि उच्च के शनि हैं और वस्तुतः जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति केंद्र से संबंध बना रहे हैं और शनि से देखे भी जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का रहस्य और व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का मनन, व्यक्ति का मास वोट और व्यक्ति की प्रतिक्रिया और व्यक्ति का स्वभाव बड़ा ही गंभीर और दैदिव्यमान है, और निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और किसी के साथ भी अन्यायी नहीं होगा और उसकी आयु हमेशा बरकरार रहेगी। यहीं पे अगर आप देखें तो धन भाव के अधिपति मंगल सामान्यतया अच्छी स्थिति में बैठे हैं, खराब नहीं है, और यहाँ पे वो मंगल अपनी राशि के हो रहे हैं। इस वजह से कई बार संतान उत्पत्ति में बाधाएं आरंभ होती हैं, पेट गड़बड़ होता है, कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। विवाह में कभी कभी मतभेद एक सामान्य सी बात होती है। यहाँ राहु मंगल का संबंध थोड़ा बहुत कटुतापूर्ण हो सकता है और कई बार संतान से दूरी या फिजिकल दूरी होती है, जैसे वो किसी भौगोलिक रूप से, वो फिजिकल नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, इसको ये कह सकते हैं भौगोलिक रूप से वो जातक जो आपका पुत्र है या आप स्वयं भी दूर चले जाते हैं परिस्थिति में के वश में होकर के। मंगल यहाँ पे आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान देंगे। और ये चार्ट यहाँ के लिए उच्च के गुरु बुध और चंद्रमा का अच्छा बैठा होना, शनि अच्छे बैठे, मंगल बढ़िया बैठ गए, शुक्र खाली नीच के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जब वो रिकॉग्नाइज होने चलेगा तो निश्चित रूप से उसको रिकॉग्निशन मिले लेकिन मशक्क़त भी साथ में रहे। और कई दफ़ा जब वो अपने बल पर कुछ करना चाहे, अपनी पहचान अलग बनाना चाहे, तो उसको मेहनत भी करनी पड़ती है। कारण यह है कि पराक्रमेश अगर पराक्रम में बैठे तो व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाएंगे, पर उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पे होगा। इस कारण से कई बार संतान और गर्भ और पेट आदि आदि या पति का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा परेशान होता है, या कई बार पति प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसा भी होता है। हालांकि दोनों का प्रेम अद्भुत होगा क्योंकि गुरु बढ़िया है, लग्नेश अच्छे हैं, तो व्यक्ति बहुत गंभीर विचारधाराओं के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। उसका चिंतन, उसका निर्णय हमेशा ही सबको मान लेना चाहिए और निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ही ग्राह्य है। अगर आप उससे कुछ सीखना चाहें या ये व्यक्ति किसी से कुछ देना चाहे, किसी को, समाज को कुछ देना चाहे, तो निश्चित रूप से ये कुंडली सफल हो सकती है। क्लियर है? शुक्र इस कुंडली के लिए बनते हैं पराक्रम और अष्टम के अधिपति, दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं है, खाली मेहनत करवाएंगे। और यहाँ पे वो नीच के हैं, इसका मतलब है कि हमें दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय का जो मंदिर है वहाँ अवश्य जाना चाहिए। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान की पूजा भी करनी चाहिए और माता काली की उपासना भी आपको कर लेनी चाहिए। इतनी बात बता दी मैंने। शुक्र यहाँ पे थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, ये बात आलस से भी थोड़े दे रहे हैं और कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रमाद भी दे रहे हैं। पसंद नापसंद में व्यक्ति का कोई वो प्रभाव नहीं होता और कई बार उसके पसंद को लोग अच्छा बोलें या कई बार नहीं भी बोलें। आपकी पसंद ऐसी नहीं है जो सबको पसंद आ जाए। कई बार अगर ऐसा है तो अगर उसे ठीक करना चाहें तो निश्चित रूप से इसको और भी धार दे सकते हैं।
चतुर्थ बताई मैंने, पंचम भाव चंद्रमा बैठे हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, इस वजह से चंद्रमा यहाँ ठीक बैठेंगे। हालांकि 12वें के चंद्रमा थोड़े मानसिक रूप से व्यक्ति को व्यथित करते हैं, और यहाँ वो बैठे हैं शनि से निकट, इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे धनदायक, शांति प्रदायक, सुखदायक, संबंधों को निभाने में कोमलता और निश्चित रूप से भाव का समायोजन अच्छे तरीके से व्यक्ति कर लेगा। धन का संग्रह बहुत अच्छा करता है चंद्रमा की दशा में। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो उस ग्रह की दशा में ज़्यादा बढ़ जाए, या वो ग्रह आपको वो चीज़ देने वाला बन रहा है, और अगर वो जीवन में मिल रही हैं चीज़ें तो इसका अर्थ है कि वो उस ग्रह के कारण मिल रहा है। क्लियर है? ये चंद्रमा की बात थी। ये भाव थोड़ा कमज़ोर हो रहा है सूर्य बुध शुक्र के कारण। छठवें भाव के अधिपति सूर्य इस कुंडली के लिए सस्थेस होते हैं, थोड़े कमज़ोर भाव के अधिपति होते हैं। हालांकि उनको छठवें, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता, ये बात भी है। और यहाँ पे वो सूर्य उच्च के ग्रह के साथ बैठेंगे, यहाँ भी मंगल उच्च के ग्रह के साथ, यहाँ भी सूर्य उच्च के ग्रह के साथ, यहाँ भी चंद्रमा बुध व्यक्ति को एक साथ रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा स्वभावगत मजबूती दे रहे हैं। और यहाँ पे सूर्य भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति थे, अष्टम में बैठ गए, इस वजह से भगवान सूर्य की उपासना भी आपको करनी चाहिए। और निश्चित रूप से रविवार को नमक का बंद करना जरूरी है। एक बात और कहूँगा, ऐसी अवस्था में कि सूर्य जब अष्टम भाव में बैठे हैं और उस पर चंद्रमा और बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति रिकॉग्निशन मिल जाए, व्यक्ति रिकॉग्नाइज किया जाता है लोगों के द्वारा, उसकी जो भूमिका है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है, और यकीनन वो उस ऊंचाई को छू लेता है जिसके लिए उसने मेहनत करी है। पर मशक्कत इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच के हो रहे हैं, यहाँ पे इस भाव के अधिपति अष्टम में बैठे थे, इस कारण से आपको एकादशवें भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, और एकादशवां भाव फ्लक्चुएशन में भी जा रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। कैसे? मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि। क्लियर है? यहाँ पे एकादशवें भाव के अधिपति शनि शुक्र नीच के हो गए, इस भाव से मंगल राहु का प्रभाव पड़ गया, और इस भाव के केंद्र में दो शुभ ग्रह बैठे होने से मिल तो अवश्य जाएंगी चीज़ें, पर थोड़े विलंब से। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली का जो है वो सूर्य का प्रभाव रहा। शुक्र के, बुध के बारे में मैंने चर्चा करी, शुक्र के बारे में चर्चा करी, मंगल के बारे में चर्चा करी, गुरु के बारे में चर्चा करी। अब शनि के बारे में बोल देता हूँ। शनि 12वें और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। जीत अवश्य दिलाएं क्योंकि व्यक्ति के पास साहस है, लड़ने की क्षमता है, और उसके पास अदम्य बल भी है, और निश्चित रूप से उसके पास रिसर्च का क्षेत्र बड़ा अच्छा है। उसका रहस्यमयी होना और चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से समझना, डिप्लोमेट होना, और किसी भी तरीके से किसी के साथ अन्यायपूर्वक बात ना करना, और कानून की जानकारी रखने वाला, ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी रखने के बाद व्यक्ति निश्चित रूप से समाज में सफल और प्रखरता से अपनी भूमिका सिद्ध करता है। शनि उच्च के हैं, लाभ कम करेंगे, पर निश्चित रूप से व्यक्ति को कुछ न कुछ देंगे। तो क्या? व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, और वो अलग तरीके की स्थिति के लिए भी जाना जाता है कि जिसके साथ जैसा व्यवहार करना होता है उसके साथ व्यक्ति वैसा बर्ताव कर सकता है, पर ये करेगा नहीं क्योंकि ये मीन लग्न का है। ये किसी से बदला नहीं लेना चाहता, ये कभी किसी से अपनी प्रतिस्पर्धा में अपने आप को नहीं रखता, हमेशा ही स्वतंत्र है, मानसिकता ऊंची है, और बुद्धि का बल बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। कहने का अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति हो सकता है कि इनके मनोभावों को समझे ही नहीं, इस वजह से भी कई बार इनको अपनी दलीलें पेश करनी पड़ सकती हैं। अगर ये व्यक्ति, कई बार होता है कि जब आप कोई चीज़ जानते हैं तो नहीं बोलते क्योंकि आप उस कंपटीशन में खुद को रख ही नहीं रहे होते, तो ये चीज़ व्यक्ति के गंभीर होने का कारण बन जाती है। कई बार छोटे बच्चे जानते हैं पर वो उस सवाल का उत्तर मास्टर साहब के पूछने के बाद नहीं देते, कारण क्योंकि गुरुजी जो पूछ रहे हैं उसमें वो अपना उत्तर इसलिए शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको न तो फंसाना है और न तो अंतिम आने का खतरा है और न तो उनको वो डर है। ऐसा ही भाव लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ेगा जीवन में, जहाँ वो बिल्कुल ही स्वच्छंद है, बिल्कुल ही मुक्त है और बिल्कुल ही निरंकारी है। अहंकार व्यक्ति का नहीं है, उसका स्वभाव गंभीर है, क्रोध जल्दी आए और तुरंत ही शांत हो जाए ऐसा, लेकिन बिगड़ जाए तो बड़ा बिगड़ैल हो जाए और संभल जाए तो बड़ा संभलने वाला बन जाए। क्लियर है? इस कुंडली के लिए नवांश कुंडली के बाद दशमांश में लग्न के अधिपति धन में अवश्य ही व्यक्ति अपने काम से धन कमाएगा, लिख करके दे सकता हूँ, गारंटी।
और यहाँ गुरु राहु के साथ कई बार व्यक्ति चाह करके भी पूजा पाठ में उतना भरोसा नहीं कर पाता, या यकीन नहीं कर पाता, या हो नहीं पाता, या जैसे भी थोड़े बहुत तिकड़म बनते रहते हैं, या कई बार उसके ऊपर काम के दबाव के कारण वो उस चीज़ को वक्त नहीं दे पाता। यहाँ पे सूर्य और शनि के बैठे होने से बड़े लोगों के साथ संपर्क रहे और उन लोगों से व्यक्ति को लाभ भी मिलता रहे। सरकार भी आपके सहयोग में आपके लिए आ सकती है। सरकारी कामों में कोई हस्तक्षेप ना हो और व्यक्ति को निश्चित रूप से अगर हो सके तो इसके साथ साथ अगर किसी को ज्ञान देने का काम भी बन सके, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं वहाँ पे आप अपने क्षेत्र से संबंधित अगर कोई क्लास लेना चाहें, उन्हें पढ़ाना चाहें, उन्हें बताना चाहें, या अपने ही बल पे कोई कोचिंग क्लासेस भी शुरू करना चाहें, या इंटरनेट पे आकर के पढ़ाना चाहें, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे भी आपकी कुंडली अच्छी साबित होगी। वैसे आप थोड़े से इस मामले में कमज़ोर भी होंगे, यहाँ वो नहीं कराना चाहते। कई बार व्यक्ति अपने ही काम में मशगूल रखता है और स्वतंत्र होकर के काम करना ही उसे बहुत अच्छा लगता है। किसी के सवालों का उत्तर देने का वो कई बार बहुत ज़्यादा अंतिम तक जाकर के उसको देना चाहता है, लेकिन वो नियमबद्ध होकर के किसी दूसरे के अनुरूप अपने जीवन को नहीं बनाए, ऐसा भी देख रहा हूँ। इस कुंडली के लिए अगर मैं दशाओं के क्रम की बात करूं तो सबसे जो अच्छी दशा बीतेगी उसमें बीतेगी चंद्रमा की, उसमें बीतेगी गुरु की और बुध की। ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में धनदायक हैं। बाकी के ग्रह जो बनेंगे, जैसे बाकी के जितने भी इन चंद्रमा गुरु और बुध के अतिरिक्त वो सारे ग्रह आपकी कुंडली में मेंटल पीस के लेवल पे आपको मानसिक शांति देंगे। और ये चंद्रमा गुरु और बुध आपको श्रम करवाएंगे, माइलस्टोन बनेंगे, मेहनत भी करवाएंगे, धन भी देंगे और बहुत ज़्यादा आपको पब्लिसिटी भी देंगे। बाकी आपकी कुंडली में बलाबल में संतान का पक्ष आपकी कुंडली में ठीक है, आपकी कुंडली में वाहन का सुख अच्छा है, आपकी कुंडली में पिता और माता में से पिता का पक्ष ठीक होगा, थोड़े बहुत स्वास्थ्य का ध्यान उनको अवश्य भी रख लेना चाहिए। और एक बात बता दूं तो पिता और माता दोनों का सामान्यतया व्यक्ति के ऊपर से समान व्यवहार करते हुए समान लाभ मिलते हुए देख रहा हूँ, ऐसी भी स्थितियाँ बन रही हैं। वैसे अगर भाव से देखेंगे तो लग्न कुंडली के आधार पर ये स्थिति ठीक बन रही है प्रेम वगैरह के मामले में, पर थोड़ी कमजोरी अवश्य ही है। कब कौन सा काम करना चाहिए, इस कुंडली के आधार पे आपकी कुंडली में सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, चंद्रमा ठीक हैं, मंगल जिस स्थिति में है उनको और भी ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया जा सकता है, रामायण का पाठ अवश्य ही रात को किया करिए शिव जी के शिवलिंग के सामने, या अगर हो सके तो कभी कभी अपने घर में अभिषेक भी कर दिया करिए। मंगल के बाद बुध आपकी कुंडली में आपको थोड़े चंचल और थोड़े बचपना से युक्त बर्ताव करने वाले बना सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में 100% संपूर्ण परिणाम देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में आपको और भी ज़्यादा एक्टिव होने को बोल रहे हैं और सांसारिक भोगों के पीछे आपकी जो लिप्तता है वो थोड़ी कम सी है, या व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठा हुआ है वैचारिक रूप से। अन्य लोगों की अपेक्षा आप सटे हुए नहीं हो भौतिकीय वस्तुओं से। शुक्र शनि बहुत अच्छे हैं, न्यायप्रियता और वैराग्य ये व्यक्ति के जीवन में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए थोड़ी कमज़ोर जा सकती हैं, इस वजह से उनका उपाय अवश्य करिएगा। काले तिल को जल में डाल करके स्नान करिए। अभी कार्तिक माह चल रहा है, इस दौरान अगर चाहें तो काले तिल से स्नान करें, जल में स्नान करते समय काला तिल अवश्य मिला लें तो बड़ा पुण्य होता है। ये आपकी कुंडली में ये चीज़ें बनती हैं। इस कुंडली में मंगल और शनि, इस वजह से डॉक्टर, रेंज प्लास वगैरह हार्डवेयर का काम, ज़मीन से संबंधित कारोबार आदि आदि चीज़ें आप कर सकते हैं। मंगल की दशा में और बुध की दशा में व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन, संतान, पुत्र, सुख आदि और चल अचल संपत्ति के बारे में प्रयास कर सकता है। इस कुंडली के लिए जब कभी भी स्थान परिवर्तन करना होगा तो शनि, मंगल और शुक्र की दशाओं में स्थान परिवर्तन कर सकता है। जब कभी भी कोई काम करना होगा तो आपकी कुंडली के आधार पे गुरु की दशा में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में 2027 और 2023 का 7वां महीना बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, लेकिन अभी लाजवर्थ तुरंत धारण करिए 2030 के जनवरी तक। नक्षत्रों के आधार पर मैंने कल बात बताई होगी, वो नक्षत्र का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। नहीं बताया होगा बता देता हूँ। पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, विशाखा, स्वाति, रोहिणी और श्रवण, हस्त, भरणी और रेवती, ये कुछ नक्षत्र आपकी कुंडली में अच्छे बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बता दूं तो अपने स्वास्थ्य का निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर अभी कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु का रत्न पुखराज और दूसरे हाथ में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त, ये अवश्य धारण कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ तो पूजा पाठ में आपको बजरंगबली की उपासना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा जरूर किया करिए, आप सनातनी हैं, ये बात इतनी सी है। रविवार को नमक मत खाइएगा और सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। जिस कमरे में आप सोती हैं उस कमरे की सफाई खुद से ही करिए, किसी दूसरे के भरोसे उसे मत छोड़िए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली में जो खराब दशा रहेगी वो शनि में शुक्र और शुक्र में सूर्य, और उसके बाद बुध में सूर्य, सूर्य में शुक्र, बुध में शनि, शनि में शुक्र, और उसमें प्रत्यंतर अंतर सूक्ष्मांतर सूर्य का। ये जब दशा चले तो परेशान होंगे। मतलब बुध की दशा अभी आ ही रही है, इसमें आपको बुध में शुक्र, बुध में सूर्य, बुध में शनि और बुध में मंगल थोड़े थोड़े कभी कभी कष्टदायक होंगे। तो इन अंतर दशाओं को आपको ध्यान रखना होगा और अपने गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। निर्णय लेने में, इन्वेस्ट करने में, नई चीज़ें खरीदने में, कहीं कोई किसी को पार्टनर बनाने में, किसी पे भरोसा करने में, किसी पे यात्रा करने में, किसी के साथ यात्रा करने में, किसी को कोई निर्णय सुनाने में, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में, इन दशाओं को अवश्य देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।